तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र मीडिएवल हिस्ट्री का क्लास नंबर 1 है और आज की क्लास में हम लोग भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले 27 क्लास में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट किए और एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग पाषाण काल से स्टार्ट करके पूर्व मध्यकाल वाले टॉपिक तक हम लोग इसको टोटल 27 लेक्चर में इसको कंप्लीट किए हैं। और घटना चक्र में जितने भी एमसीक्यू दिए हुए थे उन सारे एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। और आज से हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास स्टार्ट करेंगे, जो कि टोटल 25 टॉपिक इसमें दिया हुआ है घटना चक्र के बुक में। तो आज हम लोग टॉपिक नंबर 1 भारत पर मुस्लिम आक्रमण इसके बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू के फॉर्म में उन सभी सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे केवल हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्लास को पढ़ रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो ये रहा आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास और इसमें हम लोग सबसे पहला नंबर टॉपिक पढ़ेंगे, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ये सब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, सब्जेक्टिव हम लोग अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल हम लोग उसका एमसीक्यू के फॉर्म में जो जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 560 ईस्वी में, 642 ईस्वी में, 670 ईस्वी में या फिर 622 ईस्वी में। तो ये आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया था 1996 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो बताया जाता है यहाँ पे कि मक्का जो है वो सऊदी अरब में स्थित है। मक्का जो है वो सऊदी अरब में स्थित है और यहाँ पे 570 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर ए 570 ईस्वी में ही इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म होता है। 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म होता है और इसी कारण ये जो स्थल है मक्का वो मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल बनता है। अगर हम लोग मोहम्मद की अगर मृत्यु की बात करें तो वो आपका 632 ईस्वी में हुआ था। तो इनकी जो मृत्यु है वो आपका 632 ईस्वी में होता है। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद का जो जन्म है वो 570 ईस्वी में मक्का में होता है, जो कि सऊदी अरब में स्थित है 570 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब होती है? 632 ईस्वी में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मक्का कहाँ है? तो हम सभी को पता है मक्का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सऊदी अरब में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत को अलग अलग नामों से पुकारा गया है, हिंदुस्तान, भारत, तो इंडिया, तो इस सभी नाम से इसको पुकारा गया है। भारत को जम्बू द्वीप भी कहा जाता था प्राचीन समय में। तो यहीं पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिंद भारत की जनता को हिंदू शब्द जो है सबसे पहली बार किसने बताया था? तो हम सभी को पता है इसके बारे में कि अगर हम लोग बात करें तो भारत को जो है वो भारतवर्ष भी कहा जाता है। ठीक है ना, भारतवर्ष में पुराणों में महाकाव्यों में बताया गया भारतवर्ष, और भारतवर्ष कहने का अर्थ है भरतों का देश। क्या? तो भरतों का देश। और यहाँ पे रहने वाले निवासियों को भारतीय कहा गया था। ठीक है, और भारतीय यानी कि भारत क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं इनको जो है वो भारतीय कहा गया था, है ना। और इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि प्राचीन समय में भरत जो है, भरत नाम का एक प्राचीन कबीला हुआ करता था जिसमें कई सारे लोगों का समूह रहते थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है वो इसका जो उल्लेख वो आपका ऋग्वेद में भी दिखने को मिलता है। ऋग्वेद में भी भरत नाम का एक प्राचीन कबीला मिलता है और इससे ये आपका भारत नाम देखने को वर्तमान में मिलता है। इसके अलावा भारत को जम्बू द्वीप भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे जामुन वृक्षों का बहुत ज़्यादा बहुलता था, तो इसको बोला जाता था जम्बू द्वीप। इसके अलावा प्राचीन ईरानी लोग जो है वो सिंधु नदी के क्षेत्र में, देखो प्राचीन जो ईरानी लोग हैं, ईरानी लोग जो है वो सिंधु नदी के क्षेत्र को उसको हिंदू कह के पुकारे थे। तो उसको ना सिंधु नदी, हम लोग जानते हैं सिंधु नदी वाला क्षेत्र था पूरा भारत पाकिस्तान ये सभी पूरा सिंधु नदी का क्षेत्र है। तो सिंधु को हिंदू कहे थे लोग, क्या कहते हैं? हिंदू। तो पहली जो है ये आपका ईरानी लोग जो है, ईरानी लोग जो है यही क्या कहते हैं? ईरानी लोग जो है वो हिंदू कहते हैं, है ना। पहली बार ईरानी लोग जो है सिंधु नदी के नाम पे हिंदू कहते हैं। ठीक है ना। यूनानी लोग क्या कहते हैं? तो यूनानी लोग जो है वो इंदे कहते हैं, इंदे। ईरानी लोग हिंदू कहे सिंधु नदी के नाम पे। ठीक ना। और उसके बाद है ये जो ईरानी लोग हैं वो इंदे कहे, इंदे, और अरब इसको हिंद कहते हैं। देखिए
हिंद जो नाम है वो अरबी लोग कहते हैं। भारत जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो अरब लोग क्या कहते हैं? अरब लोग हिंद कहते हैं, ठीक है ना? सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, अरब लोग जो है वो हिंद कहते हैं। यूनानी लोगों की बात करें तो यूनानी लोग क्या कहते हैं? यूनानी लोग इंदे कहते हैं। अगर ईरानी लोगों की बात करें तो हिंदू कहते हैं ईरानी लोग, ठीक है ना? अब मीडिएवल काल में इसको हिंदुस्तान कहा गया था, फारसी इतिहास में लिखा गया है। ब्रिटिश काल में इसको इंडिया कहा गया था, ठीक है ना? ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी वर्तमान में औपचारिक नाम क्या है? तो आपका भारत है और इंडिया है। भारत का अगर जिक्र करेंगे तो आपका ये प्राचीन कबीला मिलता है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो इंडे से निकला है। इसको यूनानी लोग इसको इंडे कहते हैं, इंडे। तो इंडे के आधार पे ही जो है वो यहाँ पे मतलब कि इसको इंडिया कहा गया है। और इंडे के आधार पे ही अंग्रेज लोग भी जो है इसको इंडिया कहे हैं। तो यूनानी लोग इंडे कहते हैं, अरब लोग जो है वो हिंद कहते हैं, और सिंधु ईरानी लोग जो है वो हिंदू कहते हैं, ठीक है ना? तो हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो किए थे आपका ईरानी लोग, ईरानी ईरानी। ये यहाँ पे देख लीजिए कि ऋग्वेद में उल्लेखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वान के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहा है। तो ईरानी लोग जो है वो इसको हिंदू और हिंदुस्तान कहते हैं। ईरानी लोग जो है इसको हिंदुस्तान कहे, ठीक है। यूनानी लोग इसको इंडिया कहे हैं। ईरानी लोग इंडे कहे, इंडे से फिर इंडिया आया, ठीक है ना? और हिंद भारत की जनता को हिंदू शब्द सर्वप्रथम अरबों के द्वारा प्रयोग किया गया था, ठीक है ना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरबों ने। तो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था पहली बार वो आपका अरबों ने प्रयोग किया था। वैसे हिंदू की बात करें या सिंधु नदी के आधार पे हिंदू हिंदुस्तान कहे थे ईरानी लोग ही, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि भारत पे आक्रमण होता है कई सारे। तो अगर हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री की अगर बात करें तो मिडिएवल हिस्ट्री में भारत के ऊपर कई सारे आक्रमण देखने को मिलते हैं। और इसमें से आक्रमण जो है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया और अरबों ने यहाँ पे सिंध वाला क्षेत्र को विजय कर लिया। तो 712 में, कब? तो 712 में कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ पे ऑप्शन में कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में ही उबे मतलब कि उबेदुल्लाह के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान यहाँ भेजा गया था, परंतु वह जो है वो हार गया था 711 में ही। फिर 700 देखिए 711 में आपका उबेदुल्लाह के नेतृत्व में पहला अभियान भेजा गया, वो हार गया। उसके बाद 712 में मुस्लिम आक्रमण फिर होता है आपका मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, और अबर वो जीत भी जाता है सिंध वाला क्षेत्र। आगे देखिए, इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। किसने भेजा था? तो इराक के हाकिम अल हज्जाज ने भेजा था। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर लिया। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन हुआ करता था और फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो जब इन लोग सिंध पे विजय करने आक्रमण किया तो सिंध पे उस समय किसका शासन था? तो दाहिर नामक व्यक्ति का शासन चल रहा था। और अरबों का जो सिंध आक्रमण हुआ और सिंध का विजय हुआ, इसका उल्लेख हम लोगों को जो चचनामों में देखने को मिलता है। और चचनामा जो है एक फारसी ग्रंथ है, इसके लेखक अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन कई सारे बुक में इसका लेखक जो है वो अली अहमद को बतलाया जाता है। दो किताब याद रखिएगा, एक आपका पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी और एक चचनामा। दोनों बहुत फेमस किताब है, लेकिन दोनों के जो है वो कौन इसके लेखक है वो एग्जैक्ट नहीं पता है। चचनामा के बारे में बोला जाता है कि ये अली अहमद लिखे हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय कब की गई? तो वह है आपका 712 ईस्वी में। 711 में पहली बार भेजा गया किसको? तो उबेदुल्लाह के नेतृत्व में, लेकिन वो हार गया। उसके बाद 712 ईस्वी में भेजा गया मोहम्मद बिन कासिम को, और वो सिंध को जीत भी लेता है, और इसकी जानकारी हम लोगों को चचनामा में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो हम सभी को पता है वो आपका मोहम्मद बिन कासिम था, ये 712 में आता है। इससे पहले अगर यहाँ पे ऑप्शन रहता
दुल्ला, उब्बेदुल्ला। तो पहला आक्रमणकारी ये रहता है उब्बेदुल्ला, जो हार जाता है 711 में। बार बार बोल रहे हैं हम। तो प्रश्नगत विकल्पों में भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ, किंतु उसका कोई भी अस्थायी प्रमाण नहीं है। थोड़ा बहुत हम लोगों को केवल चर्चनामा से देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो वो थे आपके अरब लोग थे। तो अरबों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, और इसमें सिंध पर विजय भी कर लिया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत पर सर्वप्रथम अरब के मुसलमानों का आक्रमण 636 ईसा पूर्व में ही होता है, 636 ईस्वी में हुआ था। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय में बम्बई के निकट थाने पर हुआ था, परंतु यह आक्रमण जो है वो असफल रहा। फिर भारत में 711 में फिर आक्रमण होता है उब्बेदुल्ला के नेतृत्व में, वो भी असफल रहता है। उसके बाद 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा फिर आक्रमण होता है और अबर वो जीत लेता है, और खलीफा अल वालिद के शासनकाल में आक्रमण होता है। और ये सिंध के उस समय सिंध पे कौन रहता है राजा शासक? वो रहता है दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था, और इसने 712 ईस्वी में सिंध को जीता और 713 ईस्वी में मुल्तान को जीता। तो सिंध को 712 में और मुल्तान को 713 ईस्वी में जीत लिए थे। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तुर्क था, मंगोल था, अरबी था, या फिर तुर्क अफगान था? तो ये आपका अरबी था, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम अरब का निवासी था। वह इराक के शासक अल हज्जाज का भतीजा था। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो इराक के शासक जो है वो अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। भतीजा भी था और उसका दामाद भी था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया था वहाँ के शासक दाहिर था, ठीक है ना। तो मोहम्मद बिन कासिम जो अरब का निवासी था, और ये आपका इराक के शासक अल हज्जाज का भतीजा भी और उसका दामाद था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कि चर्चनामा के अनुसार छठी और सातवीं, यहाँ पे यार ये तो क्वेश्चन ही पूरा नहीं है, यहाँ मिटा हुआ है, प्रिंटिंग मेरा एरर है मतलब। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन डायरेक्ट, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। चर्चनामा के लेखक कहीं कहीं अली अहमद दिखता है, कहीं कहीं इसका बुक का नाम ही नहीं मिलता है, मतलब इसके राइटर का नाम ही नहीं मिलता है। तो चर्चनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश यानी कि सिंध की राजधानी अरोड़ थी। तो सिंध की राजधानी उस समय अरोड़ हुआ करती थी। ध्यातव्य है कि चर्चनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों के द्वारा सिंध विजय की जो है वो वर्णन किया गया है चर्चनामा में। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, कि इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो देखो सिंपल बात याद रखिए, भारत पे अरबों का आक्रमण, इसमें मोहम्मद बिन कासिम का नाम आता है। 712 ईस्वी में आक्रमण किया सिंध पे और वो जीत भी लेता है। अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। हम लोग ये भी जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में लड़ाई होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रावर का युद्ध, और इसमें मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। उसके बाद इंडिया में पहली बार मुस्लिम धर्म से परिचित होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं। कौन? तो इंडिया वासी, भारत के लोग। उसके बाद यहीं से पहली बार यहाँ पे जो है मोहम्मद बिन कासिम जीतने के बाद 4 अलग अलग तरह का वो जो है टैक्स को इंट्रोड्यूस करता है। वो टैक्स का हम लोग चर्चा आगे भी करेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि अरबों पर सिंध विजय की जो वृत्तांत जो चर्चा की गई है वो चर्चनामा में किया गया है, और जिसके लेखक कहीं कहीं बताए जाते हैं अली अहमद जी। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए हैं। ये आपका मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित सारा फैक्ट तैयार हो गया। मोहम्मद बिन कासिम के बाद हम लोग चलिए अब महमूद गजनवी के अलावा महमूद गजनी के ऊपर। महमूद गजनी के बारे में पढ़िएगा तो जानिएगा कि महमूद गजनी जो था वो 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक नाम था, अलप्तगीन। तो 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना करती है, और उस समय इसका राजधानी गजनी ही रखता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया था कि क्वेश्चन नंबर 10 था कि इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक है? तो हम सभी को पता है ये जो गजनी राजवंश का संस्थापक है वो है आपका अलप्तगीन। कौन है? तो अलप्तगीन।
और सवाल उठता है कि अलप्तगीन कौन था, तो ये आपका सुबुक्तगीन का दामाद था। अलप्तगीन जो है वो आपका सुबुक्तगीन का क्या था, दामाद था। और इसका स्थापना कब करता है, तो 932 AD में करता है गजनी साम्राज्य का स्थापना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए, अलप्तगीन समझ में आ गया, ये गजनी राजवंश का संस्थापक था। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए कि गजनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश भी होता है। अलप्तगीन ने गजनी को अपना राजधानी बनाया और इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था, जिसका विस्तार हिंदकुश पर्वतमाला तक था। और अलप्तगीन जो है वो सुबुक्तगीन का दामाद है। और गजनी की बात करें, गजनी कहाँ, तो ये आपका काबुल अफ़गानिस्तान में है। काबुल अफ़गानिस्तान में गजनी वाला क्षेत्र है, वहीं पे आपका गजनी साम्राज्य का स्थापना होता है अलप्तगीन के द्वारा 932 ईस्वी में। फिर हम लोग देखते हैं कि अलप्तगीन जो है उसका मृत्यु हो जाता है। तो मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पीरितिगीन ने शासन किया था, पीरितिगीन ने। तो अलप्तगीन के बाद पीरितिगीन जो है वो राजा बनता है और इसी के शासनकाल में जो है वो सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। तो अलप्तगीन के बाद पीरितिगीन शासक बनता है 972 से लेकर 977 तक, यानी कि 5 साल तक। उसके बाद इसी के बीच में ही अब जो पीरितिगीन का शासन चल रहा था, इसी के शासनकाल में ही भारत पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और वह भारत में स्थायी मुस्लिम से शासन की स्थापना करना चाहता था। कौन सही है? हमको तो लग रहा है दोनों सही है। ए सही है लेकिन आर गलत है। कैसे कैसे वो देख लीजिए। हम सभी को पता है कि महमूद गजनी जो है वो भारत पे 17 बार आक्रमण करता है, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि लूटपाट ही करना था। तो अब आइए महमूद गजनी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, अलप्तगीन गजनी साम्राज्य का स्थापना किया, राजधानी गजनी बनाया, 932 में ये बनाया इसका गजनी साम्राज्य। अलप्तगीन का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद राजा बनता है पीरितिगीन के समय में ही भारत पर आक्रमण स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल सिंह नहीं, मतलब कि जयपाल जो है वो शासन कर रहा था। अलप्तगीन का दामाद रहता है और अलप्तगीन का ही गुलाम भी रहता है सुबुक्तगीन। देखिए, अलप्तगीन जो है तो अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन। देखो सॉरी, हम ऊपर में गलत बता दिए थे, बोले थे हम कि अलप्तगीन जो है सुबुक्तगीन का दामाद नहीं। अलप्तगीन का दामाद था सुबुक्तगीन। अलप्तगीन का दामाद और उसका गुलाम था सुबुक्तगीन। वो 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठता है। उसके बाद महमूद गजनी सुबुक्तगीन का बेटा रहता है, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में होता है। अब आइए, ये जो आपका अलप्तगीन था, अलप्तगीन का गुलाम और उसी का ही दामाद रहता है सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का बेटा रहता है महमूद गजनी, और वो गद्दी पे बैठता है कब? नहीं सॉरी, महमूद गजनी उसका बेटा रहता है। महमूद गजनी का जन्म होता है 1 नवंबर 971 को, और अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासन का शासक बनता है। तो जब महमूद गजनी बड़ा होता है तो वो उस एक तरफ उसका बाप तो राज कर ही रहा था, उसी के शासनकाल में ही महमूद गजनी को भी खुरासन का राजा बना दिया जाता है। उसके बाद महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में ही क्या करता है, 988 ईस्वी में गद्दी पर बैठ जाता है। पहले तो खुरासन का शासक बना, फिर अपने पिताजी के बाद वो महमूद गजनी 27 साल की उम्र में जो गद्दी पर बैठ गया। उसके बाद बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामिन उद दौला तथा यामिन उल मिलाह की उपाधि देता है, जब ये गद्दी पर बैठता है तब। उसके बाद महमूद गजनी जो है वो 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण कर देता है। अब महमूद गजनी के भारतीय आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य केवल धन की प्राप्ति करना था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था?
इसके बारे में देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम लोग पहले। तो महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 1020 में होता है। चंदेलों पर पहला आक्रमण करता है महमूद गजनी। उस समय चंदेल शासक विद्याधर था। तो उस समय चंदेल शासक हुआ करता था जिसका नाम है विद्याधर। क्या नाम है? विद्याधर, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से यह पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच में किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ था, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। और इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनवी भी लौट जाता है और इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जय, शक्ति, धंग, डंग सभी जो है सभी को हराया था महमूद गजनवी, लेकिन एक विद्याधर चंदेल शासक था जो महमूद गजनवी से हारता नहीं है। इसके बारे में भी याद रखिएगा आप, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, और ये आपका MPPCS में पूछा गया 2021 में कि किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी का सामना किया था। तो वह है आपका विद्याधर, और ये हारता भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो आपको पता होना चाहिए, हम लोग महमूद गजनवी की बात कर रहे हैं। तो अलप्तगीन गजनी साम्राज्य का स्थापना किया। अलप्तगीन का दामाद और अलप्तगीन का गुलाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनी। महमूद गजनी जो है वो 27 साल की अवस्था में, यानी कि 998 AD में गद्दी पर बैठता है। उसके बाद वो 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण करता है, और इसका पर्पस एक ही था कि धन की प्राप्ति करना। महमूद गजनी को हम लोग मूर्ति भंजक आक्रमणकारी मानते हैं। मूर्ति भंजक यानी कि मूर्ति को तोड़ने वाला, इसको हम लोग बुत किशन भी कहते हैं। बुत किशन यानी कि मूर्ति भंजक। इसके अलावा हम लोग ये जानते हैं कि महमूद गजनी भारत पर प्रथम आक्रमण जो है 1000 ईस्वी में करता है। उसके बाद वो पेशावर के कुछ क्षेत्रों में अधिकार करके वो वापस अपने देश लौट जाता है गजनी। उसके बाद देखिए महमूद गजनी जो है वो 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण करता है, और इसमें जयपाल हार जाता है और आपका महमूद गजनी जीत जाता है। उसके बाद 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद का विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई थी। तो 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई कि मूर्ति को तोड़ने के लिए युद्ध किया 1008 में, नगरकोट का युद्ध। उसके बाद महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामीन की कांस्य निर्मित आदमगद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। तो महमूद गजनी जो है वो थानेश्वर का एक चक्र स्वामीन का एक कांस्य निर्मित आदमकद की मूर्ति थी, उसको ले गया गजनी और वहाँ पर रंगभूमि में रखवाया उसको। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण की बात करते तो वह है आपका 1025 ईस्वी में। बहुत बड़ा आक्रमण किया। इसमें से 1025 का जो आक्रमण है इसको हम लोग बोलते हैं सोमनाथ मंदिर के आक्रमण, जो कि सौराष्ट्र में था। और इस मंदिर के आक्रमण में उसने लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति वो लूटा था। और सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिलवाड़ा के शासक पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर में लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति भी लूटा था। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा कि महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन कौन था। तो महमूद गजनवी का अगर हम लोग दरबारी कवि की बात करें तो अलबरूनी है, फिरदौसी है, उतबी है और आपका फारूकी है। तो उतबी, फिरदौसी ये सभी है। तो हसन निजामी नहीं था, उतबी तो था, फिरदौसी भी था और आपका जो है वो चंद बरदाई भी था। ठीक है, तो ऑप्शन ही गलत है, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। तो महमूद गजनवी का जो है वो 4 गो था। एक आपका अलबरूनी, एक आपका फिरदौसी, एक आपका उतबी और एक आपका फारूकी। तो महमूद गजनी शिक्षित एवं
सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहास जो था, दरबारी इतिहासकार, वो था उतबी। तो अच्छा ठीक है, ऑप्शन ये मतलब ये हम ही गलत बोले थे। अगर हम लोग उतबी की बात करें तो उतबी जो था वो आपका दरबारी इतिहासकार था। उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी, फारूकी सभी था उसके दरबार में। लेकिन इन चारों में से जो उतबी है, ये जो उतबी है, ये तो अलबरूनी हो गया, ये उतबी है, ये फिरदौसी है, ये उतबी है। ये जो उतबी है, ये उतबी जो है वो दरबारी इतिहासकार था, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित है? तो फरिश्ता की बात की जा रही, फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित है? तो इसका यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है, इसका हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। तो शाहनामा का लेखक फरिश्ता नहीं है बल्कि फिरदौसी है। और फिरदौसी जो है वो आपका महमूद गजनवी के दरबार में रहता था, ये हम लोग जानते हैं। तो शाहनामा का लेखक फरिश्ता नहीं बल्कि फिरदौसी है। और फिरदौसी महमूद गजनी के दरबार में रहता था। महमूद गजनी के दरबार में 4 रहते थे, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी। उतबी जो है वो हिस्टोरियन था। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16, शाहनामा का लेखक कौन है? तो शाहनामा का लेखक जो है वो आपका फिरदौसी है। तो फिरदौसी वाला याद रखिएगा, शाहनामा का लेखक फिरदौसी है जो कि इसके दरबार में रहता था। और उतबी जो है वो एक हिस्टोरियन था, ये भी। उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी और एक आपका फारूकी हो जाएगा, फारूकी। ये चारों जो है वो महमूद गजनी के दरबार में रहता था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन है? पुराण हम लोग बात करते हैं, 18 को पुराण था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो वो हम सभी को पता है, अलबरूनी। तो अलबरूनी जो है वो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। फिरदौसी जो है वो आपका शाहनामा का लेखक था। उतबी जो है वो एक आपका इतिहासकार था, दरबारी इतिहासकार। इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देख लीजिए, तीनों के बारे में आपको पता चल गया है। अब केवल फारूकी के बारे में ऐसा कुछ मिलेगा तो उसको भी बता देंगे। यहाँ पे देखिए, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा प्राचीन ख्वारिज्म का रहने वाला था। वह महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में भारत आया था। अलबरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक भी थी, जैसे कि खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र। इन्हीं रुचियों ने उसे भारत की तत्कालीन धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र और वराहमिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसने जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण को जो है उद्धृत किया। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद की रचना की और सर्वप्रथम एडवर्ड साची, जिसको सचाऊ भी कहा जाता है, अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी में किया। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया। तो सिंपल याद रखिए, अलबरूनी की एक रचना है तहकीक-ए-हिंद, इसमें भारत के बारे में बतलाया गया है, तहकीक-ए-हिंद, ठीक है। और अलबरूनी जो है वो पुराणों का भी अध्ययन किया था और भगवत गीता का भी, वेदों का, सबका अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन है? तो इब्न अलबरूनी है, अलबरूनी जो कि पुराणों का लेखक, ये अध्ययन किया था पुराणों वगैरह का। इनका एक किताब है तहकीक-ए-हिंद। तो महमूद गजनी के साथ आने वाले भारत में 3-4 आदमी थे। एक है अलबरूनी, दूसरा है फिरदौसी, फिर है उतबी और चौथा है फारूकी, ठीक है। इब्न बतूता, फरिश्ता, अफीफ कोई भी नहीं। आगे देखिए, अलबरूनी कब आया था भारत? तो हम लोग जानते हैं कि महमूद गजनी के साथ ही आया था। अब महमूद गजनी खुद आया था 11वीं सदी में। देखो 11वीं सदी की बात करते हैं हम लोग। देखो महमूद गजनी का अगर हम लोग जन्म देखें तो वो आपका 971 में होता है, 1 नवंबर 971 को। और इसका जो मृत्यु होता है वो आपका 1030 को होता है, मतलब ज़्यादा साल नहीं जिया था ये। इधर 29 साल और इधर आपका 30 साल। तो 30-60 मतलब समझिए 59 साल जिया था, मतलब मान लीजिए 60 साल ये जिया था महमूद गजनी। तो ये आपका 11वीं सदी में आता है।
ऑप्शन मिल जाएगा 9वीं सदी में नहीं, 10वीं में नहीं, 11वीं में नहीं, 12वीं में नहीं, मतलब कब, तो 11वीं में, है ना, याद रखिएगा। महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण जो होता है वो आपका 1027 में होता है जाटों के विरुद्ध, और फिर 1030 में तो गजनी का मृत्यु हो जाता है, और 1001 में पहला आक्रमण किया था जयपाल के विरुद्ध गजनी। ये सब भी याद रखिएगा आप। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, झारखंड पी से पूछा गया था 2011 में कि महमूद गजनी के साथ आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था, और ये आपका 2011 में पूछा गया जीपीएससी में, तो वो था आपका अलबरूनी था। तो महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी, सब आता है 4 गो। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है। देखिए, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये सही है। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, गलत है, सही है ये। वह संस्कृत का विद्वान था, गलत है ये। वह त्रिकोणमितियों का विशेषज्ञ था, ये सही है। तो वो संस्कृत का विद्वान नहीं था। अच्छा ठीक है, वो संस्कृत का भी विद्वान था। अच्छा ठीक है, सॉरी, हम गलत बोल दिए। वह संस्कृत का विद्वान था भाई, क्या है कि वो पुराणों का, वेदों का अध्ययन किया था ना भाई। वह धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये गलत बात है। अलबरूनी एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये भी आपका जीपीएससी में पूछा गया था, और वो भी मेंस में पूछा गया 2016 में। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया है। तो सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कौन करवाया था, तो वह है आपका भीमदेव। कौन, तो आपका भीमदेव। हम सभी को पता है कि 1025 में उसका मृत्यु हुआ, 1030 में, और 5 साल पहले 1025 में महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर, जो कि सौराष्ट्र में है, सौराष्ट्र बोले तो गुजरात में है, वहाँ पे हमला किया था, याद रखिएगा, ठीक है। और सोमनाथ मंदिर को लूटा, बाद में फिर इसका जीर्णोद्धार कौन करवाया, यानी कि इसका रिनोवेशन कौन करवाया, तो भीमदेव। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए आप, कि एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है कि महमूद गजनी के गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025-1026 ईस्वी में बताया जाता है, और उस समय यहाँ के शासक भीमदेव प्रथम ये रहते हैं। महमूद गजनी मंदिर से अतुल संपत्ति लूटकर लगभग बताया जाता है 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटा था। और महमूद गजनी के जाने के बाद भीमदेव प्रथम जो है वो सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते हैं। तो जब महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण करता है, तो उस समय वहाँ का राजा कौन रहता है, भीमदेव। और यही भीमदेव जो है वो आपका सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाता है, और ये आपका जीपीएससी में पूछा गया है। तो इस टॉपिक से जीपीएससी में अभी तक 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार 2016 और 2011 में। इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। देखिए, आपका आईएएस 2022 में पूछा गया था। तो इसको मैं डायरेक्ट हम लोग ये देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट देखते हैं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो आपका गुजरात राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित है। श्री सोमनाथ मंदिर जो है वो आपका 12 ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक मंदिर है सोमनाथ मंदिर। इस मंदिर का उल्लेख अलबरूनी के द्वारा अपने यात्रा वृत्तांत में भी किया गया है। हम लोग ये भी जानते हैं कि 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मौजूदा मंदिर प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा की थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करता है 1951 में। फिर आगे देखिए, महमूद गजनवी ने 1025 और 26 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, ये भी सही बात है, 1025 और 1026 का। फिर हम लोग ये जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर को लूटने के समय उसका शासक कौन होता है, तो भीमदेव होता है। कौन होता है, तो आपका भीमदेव होता है, और भीमदेव जो है इसका जीर्णोद्धार करवाता है बाद में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत करवाए, तो ये है आपका मोहम्मद गजनवी। तो इसके बारे में बताया जाता है कि संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी के द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ 2 अलग अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित होते थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रालेख अरबी भाषा में और दूसरी
तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा में थे। तो याद रखिएगा कि महमूद गजनी जो सिक्का चलवाया था, तो सिक्का का दो पहलू होता है, एक साइड आपका अरबी भाषा में लिखा हुआ था और एक साइड आपका जो है वो संस्कृत भाषा में लेख लिखा हुआ था। ठीक है, इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। तो उत्तर भारत को जीता था, तो उत्तर भारत को कौन जीता था वो देख लीजिए आप। तो उत्तर भारत को जीतने वाला शासक था गजनवी। तो गजनी का महमूद गजनी, तो गजनी साम्राज्य का एक फेमस राजा महमूद गजनी ये जीता था। महमूद गजनी 1192 में उत्तर भारत का जीता था, उत्तर भारत को जीत लिया था ना। अच्छा नहीं भाई, महमूद गजनी नहीं भाई, मोहम्मद गौरी होगा यहाँ पे। गौरी होगा कैसे? महमूद गजनी तो 1030 में मर गया है और यहाँ पे 1192 का बात हो रहा है, तो महमूद गजनी तो होगा ही ना, मोहम्मद गौरी होगा। अच्छा एक याद रखिएगा, 1192 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1100 बहुत गलती हो रहा है यार मेरे से आज। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में युद्ध होता है, इसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, अबर मोहम्मद गौरी जो है वो जीत जाएगा और आपका पृथ्वीराज चौहान हार जाएगा। तो ये बताया जा रहा है 1192 जिसमें तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और इसमें जो है इसका पूरा नाम है सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक है, महमूद गजनी तो भैया 1130 में मर गया, ये 1100 महमूद गौरी तो है, महमूद गौरी तो सॉरी महमूद गजनी तो जो है 1030 में ही मर गया और ये आपका 1192 का कहानी है। तो महमूद गौरी तो आएगा, महमूद गजनी तो आएगा नहीं, मोहम्मद गौरी ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि मध्य एशिया के शासक सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ और 1205 ईस्वी तक वह साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। उसने 1175 और 76 में मुल्तान और उच्छ पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। तथापि तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में हुआ, तब उसमें पृथ्वीराज की हार होती है और उसके साथ ही केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हो जाती है, जो कि बाद में बहुत समय तक कायम रहती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो वह आपका पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो वह आपका भीमदेव प्रथम ने पराजित किया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान भी हराता है इसको। तो 1178 ईस्वी में पहले युद्ध होता है मोहम्मद गौरी। तो 1178 ईस्वी में हम लोग जानते हैं कि पहले देखिए मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 में होता है। शुरू से समझिए, गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। पहले गजनी साम्राज्य हम लोग पढ़े जिसमें महमूद गजनी के बारे में पढ़े। उसके बाद गजनी साम्राज्य में ही एक छोटा सा साम्राज्य और था, छोटा सा हिस्सा था जिसको बोलते हैं गौर। और गौर जो है वो महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। और 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है वो गौर का शासक बनता है 1173 में। कब? तो 1173 में वो शासक बनता है। 73 में शासक बना, ठीक है, 73 में वो क्या बना? शासक बना। ये कहानी याद रखिए, 73 में वो शासक बना। उसके बाद 1173 में शासक बना, फिर 1175 में वो आक्रमण कर दिया मुल्तान के ऊपर। फिर 1178 में फिर आक्रमण कर दिया पाटन यानी कि गुजरात में। पहला आक्रमण मुल्तान पे 1175 में, दूसरा आक्रमण 78 में पाटन पे गुजरात में। और इसमें यहाँ का राजा हुआ करता था भीम द्वितीय। कौन? तो भीम द्वितीय राजा हुआ करता था। और भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हराया था, एकदम खतरनाक। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद मोहम्मद गौरी भारत के विजित क्षेत्रों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए वो वापस गजनी लौट जाता है। फिर देखिए मोहम्मद गौरी की जो है हत्या 15 मार्च 1206 को होता है।
तो मोहम्मद गौरी का हत्या जो है वो अच्छा ये बाद में देखेंगे। यहाँ तक 78 में मोहम्मद गौरी जो है वो हार जाता है भीम द्वितीय से। उसके बाद 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान से वो हार जाता है। फिर 1192 का द्वितीय तराइन युद्ध लड़ता है जिसमें अब पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो ये इतना ही कहानी है इसके बारे में, इतना कहानी याद रखिएगा आप। तो जो भी फैक्ट बनना होगा इसी से बनेगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा मत पढ़िएगा, पागल मत होइएगा। तो बताया जा रहा है कि 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय या फिर भीम द्वितीय ने नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त किया, बुरी तरीके से हारा, और यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। ठीक है, तो 1173 में गौरी जो है वो शासक बनता है। 1175 में मुल्तान पे आक्रमण, 1178 पे दूसरा आक्रमण पाटन यानी गुजरात में, और यहाँ पे बुरी तरीके से आता है भीम द्वितीय के द्वारा। उसके बाद 1191 में फिर हारता है, मतलब 1191 में फिर युद्ध करता है गौरी, तराइन का प्रथम युद्ध। फिर 1192 में फिर युद्ध करता है, तराइन का द्वितीय युद्ध। उसके बाद 1194 में 2 साल के बाद फिर युद्ध करता है, चंदावर का युद्ध। तो 1194 में चंदावर का युद्ध फिर करता है, और अबर गौरी और जयचंद दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, और इसमें जयचंद का हार हो जाता है और मोहम्मद गौरी फिर इसमें जीत जाता है। तो ठीक है, चंदावर का युद्ध भी याद रखिएगा, वो इसी से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया। तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में होता है, गौरी इसमें हार जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध फिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में होता है, अबर पृथ्वीराज चौहान हारेगा और मोहम्मद गौरी जीतेगा। फिर आपका 1194 में ही चंदावर का युद्ध होता है, और ये चंदावर का युद्ध जो है वो आपका मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में होता है, जिसमें जयचंद हार जाता है और जो है वो आपका मोहम्मद गौरी जीत जाता है। इसको याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी जो है वो आपका जीत जाता है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी। तो 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गहरवाल राजा जयचंद को हराया, और चंदावर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में हारा था। तो हम सभी को पता है आपका जयचंद। भीम द्वितीय तो आपका हरा देता है जब पाटन यानी गुजरात का आक्रमण करता है ना 1178 में मोहम्मद गौरी, तो उसको एकदम पूरा दौड़ा के मारता है, बुरी तरीके से आता है मोहम्मद गौरी भीम द्वितीय से। फिर आपका पृथ्वीराज चौहान से तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1191 और 92 में। फिर आपका 1194 में चंदावर के युद्ध होता है जिसमें जयचंद हार जाता है। फिर देखिए 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था। तो आपका जयचंद को हराया था, ये बहुत बार पूछा गया है। फिर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो वह आपका तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो द्वितीय युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध के बाद जीतने के बाद फिर है यहाँ से लगभग मुस्लिम शक्ति बढ़ने लगा है। उसके बाद चंदावर के युद्ध में गौरी हरा देता है जयचंद को, फिर और भी ये सुदृढ़ हो जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध तो बहुत बाद में आता है। तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध 1191 और 1192 में ही हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए थोड़ा सा कि 1191 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान के पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, और गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई, और यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। ठीक है ना, आगे देख लीजिए। ये आपका यूपीपीसी स्पेशल मेन से पूछा गया 2008 में, और इनको जो है वो आपको मतलब कि बतलाना है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम बतलाना है, कौन काल के अनुसार बतलाना है। तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन के अनुसार देखिएगा, तो इस 4 ऑप्शन में याद रखिएगा कि महमूद गजनवी पहले आया था। महमूद गजनी पहले आया था, भारत में आक्रमण करता है ना, पहले महमूद गजनी पहला आक्रमण करता है ये। तो पहली बार आक्रमण महमूद गजनी का हम लोग देखते हैं कि आपका होता है 1001 में। ठीक ना, ये तो 971 में महमूद गजनी जन्म लेता है भाई, 998 में फिर गद्दी पे बैठता है। उसके बाद वो भारत पर आक्रमण कर देता है 1000 में। फिर मोहम्मद गौरी जो है वो आपका आक्रमण करता है 1173 में, वो गद्दी पे बैठता है। फिर वो आक्रमण करता है आपका 1175 में। तो पहले गजनी फिर मोहम्मद गौरी, तो गजनी 2 और 3 कहाँ है ऑप्शन।
2 3, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट किए हम बस। तो ये इस तरह से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, आप थोड़ा सा सुन लीजिए कि सन 999 से लेकर 1027 के बीच में महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो 999 में वो गद्दी पे बैठता है, 998 में गद्दी में बैठता है, फिर 999 से लेकर 1027 तक वो लगभग 17 बार आक्रमण करता है भारत के ऊपर। और हम लोग ये भी जानते हैं कि 1030 में उसका मृत्यु हो जाता है। फिर देखते हैं कि सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी वो गद्दी में बैठता है 1173 में, और पहली बार आक्रमण किया वो 1175 में, फिर 1178 में, फिर 1191, फिर 1192, फिर 1194, इस तरह करके युद्ध करते गया। और 1205 ईस्वी तक वो बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। उसके बाद देखो चंगेज खां दिखते हैं, ये आपका मंगोल का एक बहुत ही क्रूर शासक था। चंगेज खां के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म शाह का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु नदी के तट पे आया। ये सब हटाइए, याद रखिए जो चंगेज खां जो है वो लगभग 1220-21 में वो आक्रमण करता है। और सुल्तान नसरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया। अच्छा देखिए, ये आक्रमण करता है आपका 999 से लेकर 1027 तक 17 बार। मोहम्मद गौरी जो है वो आपका 1175 से स्टार्ट करता है, 1175 से, और ये लगभग 1205 तक आक्रमण करता है। चंगेज खान जो है वो आपका लगभग 1220-21 में आक्रमण करता है। तैमूर जो है वो आपका लगभग 1398 में आक्रमण करता है। बस इतना याद रखिए इसको। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है, और दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जो मोहम्मद गौरी था वो सिक्के वगैरह चलाता है। मोहम्मद गौरी एक तरफ फारसी भाषा में यानी कि अरबी भाषा में, और एक तरफ संस्कृत भाषा में देखने को मिलता है। तो एक तरफ कलमा लिखा हुआ सिक्के में, और एक तरफ आपका जो है वो लक्ष्मी देवी की आकृति भी बनी हुई है। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको अपना किसको जो है वो आख्ता प्रदान किया था। तो याद रखिएगा कि जो मोहम्मद गौरी है वो भारत से जाने के बाद किसको अपने यहाँ का हेड बना के जाता है। तो इसके बारे में बताया जाता है कि जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना जो है वो अधिकारी बनाकर जाता है। इससे पहले आप याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी के विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता यानी कि इक्ता प्रथा स्थापित हुई थी। और ये जो इक्ता प्रथा है वो 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित क्षेत्रों पर प्रशासन संभाला। और भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना एकता प्रदान किया था। याद रखिए, मोहम्मद गौरी जीत लेता है, जीतने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। और हम लोग जानते हैं कि मोहम्मद गौरी का जो मृत्यु है वो 15 मार्च 1206 ईस्वी को इसका हत्या कर दिया गया था। 1505 तक तो ये आक्रमण करते रहा, अब 1205 तक ये आक्रमण करते रहा, फिर 1206 में इसका हत्या कर दिया गया 15 मार्च को। और हम लोग ये जानते हैं कि भारत का वास्तविक संस्थापक मुस्लिमों का वो मोहम्मद गौरी का है, लेकिन पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग ये याद रखते हैं कि वो जीत कर वो चला गया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना यहाँ का जो है एक तरह से समझिए बना दिया अधिकारी, ठीक है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना क्षेत्र, जीता हुआ क्षेत्र देकर गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया। तो वह आपका बख्तियार खिलजी। अच्छा, मोहम्मद गौरी का ही एक दास हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका दास था आपका बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी जो है वो आपका जीतता है बंगाल और बिहार को। तो इसके बारे में बताया गया है कि मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार की विजय तथा नालंदा की विक्रमशिला बिहार को तहस नहस करके डाला। उसने 1198 से लेकर 1203 ईस्वी के मध्य में बंगाल पर आक्रमण किया, और उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग गया। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश करके बुरी तरीके से लूटपाट किया।
राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहाँ कुछ समय तक शासन करता रहा। फिर आपकी याद रखिएगा कि जो है इख्तियारुद्दीन यानी कि बख्तियार खिलजी, वो संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। बख्तियार खिलजी ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया, अतः इसे बिहार के तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो याद रखिए बख्तियार खिलजी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी का दास रहता है बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गौरी का ही दास गुलाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सभी उसी का ही है ना। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ये भी हम लोग जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसके बारे में भी याद रखिएगा आप, और बख्तियार खिलजी के बारे में भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, जो कि आपका बीपीएससी पूछा गया 60 और 62वां बीपीएससी 2016 में, कि भारत का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है। तो ये आपका बख्तियार खिलजी था और बहुत बुरी तरीके से जीता था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो आपका इब्न बख्तियार खिलजी था। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। तो बख्तियार खिलजी था। तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बिहार में बख्तियार खिलजी ही था। और ये भी आपका जो देखिए ये 67वां बीपीएससी में पूछा गया 2022 में, याद रखिएगा। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था। तो आपका है बख्तियार खिलजी। ये आपका 2016 में पूछा गया था 60 और 62वां बीपीएससी में। तो याद रखिए मोहम्मद गौरी के जाने के बाद उसका जो गुलाम वगैरह है कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, यही सब को शासन सौंप कर यहाँ से वो गया था। फिर हम लोग ये जानते हैं कि फिर आपका जो सल्तनत काल स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें गुलाम वंश, तुगलक वंश, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। गुलाम वंश का राजा जो स्थापना करता है वो करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और गुलाम वंश में ही हम लोगों को कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना होता है, बख्तियार खिलजी के बारे में पढ़ना होता है। तो ये सब हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे उनका जिक्र हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो उसको याद रख लीजिए केवल। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये पूछा जा रहा है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ बख्तियार खिलजी के कारण। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो ठीक है, ए और बी दोनों सही है। यहाँ पे देखिए कि भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ, जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का श्रेय सुल्तान महमूद गजनवी को प्राप्त होता है, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय जो है वो मोहम्मद गौरी को मिलता है। मतलब भारत में पहली बार आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद भारत के ऊपर पूरा प्रभाव जमाया महमूद गजनी। उसके बाद भारत में वास्तविक संस्थापक देखें मुस्लिमों का, तो वह है मोहम्मद गौरी। ये सब याद रखिएगा। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और उत्तरी भारत में एक भी शक्तिशाली विस्तृत साम्राज्य का ना होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का प्रमुख कारण था। ये सब याद रख लीजिएगा। तो इस तरह से जो है आपका भारत पर अरबों का आक्रमण वाला टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें टोटल 38 गो MCQ दिया हुआ था। इस 38 गो MCQ के माध्यम से आप इसको समझ पाए होंगे बेहतर तरीके से, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी सब के बारे में हम लोग और भी डिटेल से आगे जानेंगे। तो भारत पर अरबों का आक्रमण जो है वो आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसमें हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़े, महमूद गजनी के बारे में पढ़े, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़े, तीन कोई के बारे में पढ़े। उसके बाद फिर आपका सल्तनत काल स्टार्ट होता है, और सल्तनत काल को हम लोग अलग अलग भागों में तोड़ के पढ़ते हैं। पहला है आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद नेक्स्ट आपका जो वंश आता है वो है आपका खिलजी वंश। पहला है गुलाम वंश, उसके बाद गुलाम वंश को हम लोग मामलुक वंश कहते हैं। गुलाम वंश के बाद आता है आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद आता है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद आता है आपका सैयद वंश। सैयद वंश के बाद आता है आपका लोदी वंश, और लोदी वंश खत्म हो जाता है तब फिर आपका आता है मुगल काल। ठीक है, तो फिर मुगल काल स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत को हम लोगों को 4-5 भागों में तोड़ के पढ़ना है। तो आने वाले क्लासेस में हम लोग दिल्ली सल्तनत में स्टार्ट करेंगे। और दिल्ली सल्तनत में पहले हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, और गुलाम वंश को ही हम लोग मामलुक वंश भी कहते हैं। तो इसका हम लोग जो है सब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, केवल हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, और इसका भी ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग जल्दी कल के क्लास में इसको कभी कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे केवल सब्जेक्टिव पढ़ते चले जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पे केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते चले जा रहे हैं, सब्जेक्टिव हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में भारत पर अरबों का आक्रमण वाला जो टॉपिक था वो पूरा आपका अरबों का आक्रमण वाला टॉपिक पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। तो इससे संबंधित जितना भी MCQ दिया हुआ था घटना चक्र के बुक में वो हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं। अब हम लोग केवल इसका MCQ सॉल्व कर इसका हम लोग केवल सब्जेक्टिव पढ़ेंगे अलग से।
इसी प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ रहेगा शुभम गुप्ता सर का जो है वो, ठीक है, वहाँ से आप इसको कवर कर लीजिएगा, तो फिर आपको भी दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप ये क्लास पसंद आया होगा आपको। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।